वेलकम टू SSG लॉ एकेडमी। हम कर रहे हैं हिंदू लॉ के बारे में बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो गई हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसे आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी रिकमेंडेशंस हैं आप मुझे कमेंट्स पे बता सकते हैं ताकि मैं अपना इम्प्रूवमेंट भी कर सकूँ और आप जिस भी टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो में वो बना सकूँ। आज का जो टॉपिक है हिंदू मैरिज एक्ट में वो है वॉइडेबल मैरिज। बेसिकली वॉइडेबल मैरिज होती क्या है और वॉइडेबल का मतलब क्या है। हमारी लास्ट वीडियो जो है वो वॉइड मैरिजेस के ऊपर है, तो इसलिए ये वीडियो जो है वो वॉइडेबल मैरिज के ऊपर है, जो दिया गया है सेक्शन नंबर 12 ऑफ वॉइडेबल मैरिज। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 12 में वॉइडेबल मैरिज दी गई है। तो ये कहता है एनी मैरिज सोलमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall be voidable and may be annulled by the degree of nullity on any of the following grounds namely। तो यहाँ पे क्या है कि उन मैरिजेस को जो मैरिज सोलमनाइज हुई हो चाहे बिफोर पहले या चाहे आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो 1955 से पहले वाली जो मैरिजेस हैं वो भी इसमें फॉल होंगी और 1955 के बाद वाली जो मैरिजेस हैं वो भी इसमें फॉल होंगी। ठीक है, वो वॉइडेबल डिक्लेयर कराई जा सकती हैं और उनके खिलाफ डिग्री ऑफ नलिटी लाई जा सकती है इन ग्राउंड्स पे जो हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ एक चीज़ सबसे पहले वॉइडेबल जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। वॉइडेबल का मतलब ये होता है कि वो चीज़ पहले तो वैलिड थी बट लेटर ऑन सिचुएशंस ऐसी आई कि वो वॉइडेबल हो गई, उसकी इन्फोर्सेबिलिटी लूज हो गई, तो तभी उस चीज़ को वॉइडेबल कहते हैं। हमने वॉइड मैरिजेस में देखा था जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी जिसमें वो मैरिजेस वॉइड थी अब इनिशियो फ्रॉम द स्टार्टिंग। ठीक है, वो कभी वैलिड ही नहीं थी बट वॉइडेबल मैरिज शुरू में वैलिड थी बट लेटर ऑन सर्कमस्टेंसेज ऐसे आए कि इट बिकम नॉट वैलिड। ठीक है, ये वैलिड नहीं हुई। तो इसमें सबसे पहला ग्राउंड है दैट द मैरिज हैज नॉट बीन कंज्यूमेटेड ओइंग टू द इम्पोर्टेंसी ऑफ द रिस्पोंडेंट। बेसिकली इम्पोर्टेंसी एक ग्राउंड है मैरिज को जो है वॉइडेबल करने का। अब ये इम्पोर्टेंसी कैसे पता चलेगी? अब ड्यूरिंग द मैरिज दैट स्टार्टिंग ऑफ द टाइम पता ही नहीं चलेगी दैट पर्सन इज इम्पॉर्टेंट और नॉट। लेटर ऑन ही तो पता चलेगा व्हेन द सेक्सुअल इंटरकोर्स अकर बिटवीन द स्पाउसेस। ठीक है, तो ये इसलिए जब इम्पोर्टेंसी रिस्पोंडेंट की निकल आती है तो वो मैरिज को जो है कंज्यूम नहीं करने देते। इम्पोर्टेंसी से कैसे कंज्यूम होगा? बिकॉज इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज टू लेजिटिमाइज द चिल्ड्रंस। ठीक है, चिल्ड्रंस को लेजिटिमाइट करने के लिए है, तो इसलिए तो इम्पोर्टेंसी ग्राउंड है सबसे पहले, जिसका मतलब होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है वो फंडामेंटल नीड होती है मैरिज की और उसको ही लीगलाइज करने के लिए ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज आई गई। अब वही करने में तुम लैक हो रहे हो, इम्पोर्टेंट हो, तो इसलिए मैरिज जो है वो डिक्लेयर हो जाती है वॉइडेबल। इम्पोर्टेंसी का मतलब यहाँ पे फिजिकल डिफॉर्मिटी है। फिजिकली ही इज इनकैपेबल और शी इज इनकैपेबल। बेसिकली तो दो टाइप की इम्पोर्टेंसी होती है, एक फिजिकल जिसमें ऑर्गन डिफेक्ट होता है और दूसरी होती है मेंटल और साइकोलॉजिकल जो एवर्सन टूवर्ड्स द सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए थोड़ा सा मतलब मेंटली आप वीक हो बट फिजिकली और फिट। तो ये जो ग्राउंड है फिजिकल वाला, इसके बेसिस पे यहाँ पे इम्पोर्टेंसी प्रूफ करी जाती है और इसी के ग्राउंड पे जो है वो मैरिज को वॉइडेबल करा देते हैं। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि वो स्टेरिलाइट या बैरनेस हो, मतलब वो अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन हो, जैसे कुछ फीमेल्स हो जाती है या कोई मेल हो, तो ये बच्चा पैदा करने के लिए नहीं दैट इम्पोर्टेंसी होती है, बल्कि दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं हो पा रहा है ऑर्गन डिफेक्ट की वजह से। इसलिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है दिग्विजय सिंह वर्सेस प्रताप कुमार ने, जिसने कहा है फुल एंड कंप्लीट पेनिट्रेशन होना चाहिए। फुल एंड कंप्लीट, अगर फुल और कंप्लीट नहीं है तो वो यहाँ पे ग्राउंड बन जाता है क्लियर कराने के लिए। ठीक है, एट द टाइम ऑफ मैरिज से प्रोसीडिंग तक। ठीक है, तो ये कब तक होना चाहिए इम्पोर्टेंसी? जब शादी हुई है से लेके जब पिटिशन फाइल हुई है या प्रोसीडिंग चल रही है, वो कंटिन्यूटी इम्पोर्टेंसी रहनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट था, यहाँ ठीक हो गया लेकिन फिर यहाँ खराब हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इट शुड बी अ कंटिन्यूटी होनी चाहिए। दूसरा ग्राउंड क्या है? ये कहता है द मैरिज इज इन कंट्रावेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लोज 2 ऑफ सेक्शन 5। क्लोज 2 ऑफ सेक्शन 5 बात करता है एज की। ठीक है, अगर एज जो है कम है। अब यहाँ अगर एक बात देखी जाए
तो यहाँ पे ये लोग जो है चाइल्ड मैरिज को यहाँ पे वॉइडेबल डिक्लेयर करा रहे हैं। तो वॉइडेबल कौन सी मैरिज होती है? जो वैलिड। तो ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उसको वैलिडिटी ले रहे हैं। तो ये चीज़ चैलेंज हुई है काफ़ी केसेस में कि अगर इस ग्राउंड पे, एज के ग्राउंड पे मैरिज को वॉइडेबल करा रहे हो तो इसका मतलब आप उसको कभी ना कभी तो वैलिड मान ही रहे हो ना। तो ये बहुत आगे वाले केसेस जो हम पढ़ेंगे उसमें चैलेंज हुई है। लेकिन अगर ब्राइड की एज 18 से कम है और ब्राइड ग्रूम की एज 21 से कम है तो भी मैरिज जो है वो ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, इस तरीके से मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करा देंगे। अब टी शिव कुमार वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2011 में सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। इसमें ये कहा कि जो मैंने रेज किया अभी कि आप चाइल्ड मैरिज को वैलिड मान रहे हो स्टार्टिंग में, लेकिन लेटर ऑन आप उसको वॉइडेबल डिक्लेयर करा रहे हो क्योंकि वो वॉइडेबल मैरिज में कर लिया। तो इसलिए इसमें कहा गया कि जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है ना, वो प्रिवेल करेगा ओवर पर्सनल लॉ, यहाँ पे इस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर देगा। ठीक है। अब सेक्शन 9 जो है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट कहता है कि कोई भी जो मेल एडल्ट है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता चाइल्ड मैरिज को शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर 1 लाख और मोर। दैट मीन्स जो यहाँ पे मैरिज वॉइडेबल हो रही है 18 ईयर से अगर कम एज की ब्राइड है ना, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर तो वो वॉइडेबल हो ही जाएगी, बट अगर वो चाइल्ड प्रोहिबिशन मैरिज एक्ट में जाएगा तो वो पनिशेबल भी हो जाएगी और उसको 2 साल तक का रिगरस इम्प्रिजनमेंट प्लस 1 लाख रुपीज भी देने पड़ेंगे। ये प्रोविजन जो है वो जेंडर न्यूट्रल है। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मेल लोगों की बात की गई है। जो सेक्शन 9 बात की है ना, वो सिर्फ मेल की। ठीक है। ब्राइड को नहीं मिलेगी अगर लड़का 20 साल का है तो, लेकिन ग्रूम को मिल जाएगी अगर लड़की 17 साल की है तो। ठीक है। थर्ड ग्राउंड क्या है? थर्ड ग्राउंड है दैट द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर और वेयर द कंसेंट ऑफ द गार्जियन इन द मैरिज ऑफ पिटिशनर was required under section 5 as it stood immediately before the commencement of child marriage restriction amendment act 1978. The consent of such guardian was obtained by force, by fraud, or by nature of ceremonies or any material fact and circumstances concerning the respondent. बेसिकली यहाँ पे जो कंसर्न ली गई है वो फ्रॉड से या फोर्स से ली गई है तो भी मैरिज वॉइडेबल हो जाएगी। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, नो पिटिशन फॉर annulling अ मैरिज कब तक नहीं होगी? ऑन द ग्राउंड ऑफ स्पेसिफाइड इन क्लोज C shall be entertained if petition is present more than 1 year after the force has ceased to operate or the case may be the fraud has been discovered। तो जो यहाँ पे भी हम कंसेंट बोल रहे हैं, कंसेंट फोर्सफुली लिए या फ्रॉड से लिए और आपने ये डिस्कवर कर लिया कि फोर्स जो है वो सीज हो गया है या आपने फ्रॉड डिस्कवर कर लिया, तो उसके बाद आपको 1 ईयर का टाइम पीरियड दिया गया है, उसके अंदर ही अंदर पिटिशन डाली जाएगी। द पिटिशनर हैज़ विद हिज और हर फुल कंसर्न लिव विद द अदर पार्टी टू द मैरिज एज अ हस्बैंड एंड वाइफ आफ्टर द फोर्स हैज सीज टू ऑपरेट एज द केस मे बी द फ्रॉड हैज बीन डिस्कवर। ये भी हो सकता है कि ठीक है अगर वो खुशी खुशी रह रहा है फोर्स सीज होने के बाद भी, फ्रॉड डिस्कवर करने के बाद भी, तो इट्स ओके। अब 1 ईयर का यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है फोर्स सीज होने से, फ्रॉड डिस्कवर होने के बाद। अगर इसके बाद की जो पिटिशंस होंगी वो यहाँ पे एडमिसिबल नहीं होंगी। अनुराग आनंद वर्सेस सुनीता आनंद में ये कहा गया था कि बॉय की इनकम पहले झूठ बता दी, लेटर ऑन निकली नहीं, तो ये फ्रॉड में आ जाएगा। ये यहाँ पे उनकी जो कंसेंट ली गई है वो फ्रॉड से ली है, ये वाली बात इस केस में हेल्ड की गई। फोर्थ ग्राउंड क्या है? फोर्थ ग्राउंड है द रिस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन देन द पिटिशनर, किसी और से प्रेग्नेंट थी, तो ये ग्राउंड बन जाएगा वॉइडेबल मैरिज का। अब इसके रिगार्डिंग जो सब क्लोज 2 में कुछ अदर कंडीशंस भी दी गई हैं, जैसे ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लोज डी सबसेक्शन 1 शैल बी एंटरटेन अनलेस द कोर्ट इज सेटिस्फाइड। जब तक कि कोर्ट ये सेटिस्फाई ना हो जाए द पिटिशनर वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट एलिज, कि उसको ब्राइड ग्रूम को ये पता ही नहीं था दैट द ब्राइड इज प्रेग्नेंट और वो इग्नोरेंट है इस फैक्ट से। द प्रोसीडिंग हैज बीन इंस्टीट्यूटेड इन द केस ऑफ मैरिज सोलमनाइज्ड बिफोर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट विद इन 1 ईयर ऑफ सच कमिटमेंट एंड इन द केस ऑफ द मैरिज सोलमनाइज्ड आफ्टर सच कमिटमेंट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द मैरिज। तो अगर इस दिन शादी हुई है इसके 1 साल तक का टाइम है
अगर वो प्रेग्नेंट भी डिस्कवर आपने कर ली है उस पिटिशन लाने के लिए। अदरवाइज अगर मैरिज बिफोर सोलमनाइज हो चुकी है तो आफ्टर दिस कमिटमेंट के बाद 1 ईयर दैट द मैरिटल इंटरकोर्स विद द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर हैज नॉट टेकन प्लेस सिंस द डिस्कवरी ऑफ द पिटिशनर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द साइड ग्राउंड। और ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि उसके बाद उनके बीच में मैरिटल इंटरकोर्स नहीं हुआ है जब उसने ये डिस्कवर कर लिया कि दैट द वुमेन इज प्रेग्नेंट विद समवन एल्स। तो अब एक सिंपल सा रिव्यू ये है कि सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज की बात करती है। वो बात करती है उन सब मैरिजेस की जो बिफोर या आफ्टर हुए हों, ठीक है, या आफ्टर हुए हों दिस एक्ट के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी पिटीशन फाइल की जाएगी और दोनों में से कोई भी स्पाउस कर सकता है। सबसे पहला ग्राउंड जो है यहाँ पे करने का वो क्या था, सबसे पहला ग्राउंड है इम्पोर्टेंसी, ठीक है, दूसरा ग्राउंड है एज, तीसरा ग्राउंड है कंसर्न एंड चौथा ग्राउंड है प्रेगनेंसी, ठीक है। तो एक बार मैं बताती हूँ ग्राउंड्स। सो पहला ग्राउंड क्या हो गया, इम्पोर्टेंसी, वो इम्पोर्टेंट निकला या निकली, ठीक है। दूसरा ग्राउंड क्या बता दिया, एज, एज फैक्टर कम था। तीसरा ग्राउंड हमने क्या बता दिया, कंसेंट जो है वो सीज मतलब कंसेंट फ्रॉड से या फिर फोर्सफुली ली गई। एंड फोर्थ इज द प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये ग्राउंड है जिस पे वर्डेबल मैरिज डिक्लेयर हो रही हैं, जिनसे कोर्ट में जाके कर लेंगे। यहाँ पे कंसेंट और प्रेगनेंसी के लिए जो टाइम पीरियड है वो है 1 ईयर। सेम वे इम्पोर्टेंसी के डिस्कवर होने के बाद 1 ईयर मैरिज से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड हो जाता है किसी भी मैरिजेस को वर्डेबल मैरिज डिक्लेयर कराने के लिए। थैंक यू।